सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दर्शकों, ये बात 100% सच है कि बच्चे और युवा देश का भविष्य होते हैं और किसी भी देश की तरक्की के लिए उनका पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। लेकिन देखा गया है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी सरकारें देश के नौनिहालों को अच्छी व सस्ती शिक्षा देने और उनको मुहैया कराने में लगातार नाकाम होती रही हैं और उसका सीधा फायदा होता है उन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को जो सरेआम शिक्षा की दुकानें चला रहे हैं। शहरों और महानगरों के अलावा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थानों की भी फीस इतनी अधिक हो गई है कि एक मध्य वर्गीय परिवार को अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए कर्ज तक उठाना पड़ता है। क्यों महंगी हो रही है शिक्षा प्रणाली? क्यों बढ़ रहे हैं देश में प्राइवेट शिक्षण संस्थान? कैसे लगेगी शिक्षा के व्यापार पर लगाम? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसी पर पेश है हमारा आज का खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। दोस्तों, देश की तरक्की के लिए युवाओं को अच्छी शिक्षा देना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। अगर नींव मजबूत होगी तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को स्कूलों व कॉलेजों में ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए कर सकें। लेकिन देखा यह गया है कि महंगी शिक्षा प्रणाली के चलते आज बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। क्यों महंगी हो रही है शिक्षा व्यवस्था? क्या है सरकार की मजबूरी या फिर सरकार की कार्य प्रणाली में ही है कुछ खामियां? कब और कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर? कब लगेगी शिक्षा के व्यापार पर लगाम? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है तमाम मेहमानों को। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। अध्यापक मनीष राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिरकार देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे किस ओर बढ़ रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और BWI की तरफ से उनके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जेएल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बताएंगे, जेएल श्रीवास्तव, की आखिरकार उनकी संस्था पूरे इस एजुकेशन के मामले पर क्या कुछ काम करती है। और साथ ही साथ डिजिटल भारत मिशन के विशेषज्ञ कनिष्क हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवसेना के नेता रामविलास पाल हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। और समाज सेविका ममता तापड़िया भी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। वो बताएंगे कि आखिरकार वो किस तरह से बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य करती हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनिल कौशिक साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। आप सभी मेहमानों का भी हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपने खास मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसी भी देश की तरक्की के लिए
बच्चों और युवाओं का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। और सरकार का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो देश के नौनिहालों को अच्छी और सस्ती शिक्षा मुहैया कराए। लेकिन देखा ये गया है कि आजादी के इतने सालों बाद भी सरकार देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं और बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा मुहैया कराने में लगातार नाकाम हो रही है। आज भी देश में अनेक ऐसे स्कूल और कॉलेज देखने को मिल जाएंगे जो शिक्षक विहीन तो हैं ही, साथ ही सुविधा विहीन भी हैं। बैठने के लिए बेंच नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सुविधाओं के नाम पर सब कुछ ठन ठन गोपाल। और उसका सीधा फायदा होता है उन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को जो सरेआम शिक्षा की दुकानें चला रहे हैं। हम अभी पिछले ईयर ये बच्चों का एडमिशन करवाया नर्सरी में, ठीक है, तो उसकी मैंने फीस 1600 कुछ समथिंग पे करती थी, लेकिन अब इन्होंने स्टार्टिंग में 3200 रुपए कर दिए। 4 दिन से मेरा बच्चा रो रहा है कि पापा जी मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, मेरी तो पढ़ाई खराब हो चुकी है बिल्कुल। तो जी सर हमारा जी दुखी पा रहा है। ऐसे पढ़ाएंगे हम लोग अपने बच्चों को? भले ही देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने खूब विकास कर लिया हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है ये किसी से छिपा नहीं है। और शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद सरकार देश के नौनिहालों को शिक्षा मुहैया कराने में कितनी सफल हुई है ये बात भी जग जाहिर है। महंगी शिक्षा के चलते गरीब विद्यार्थियों को उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। प्रिंसिपल सर ऐसे बोला कि है ना वो आपने है ना फीस नहीं दर्ज करवाई, आप स्कूल से बाहर करो। फिर कुछ लोगों ने हमारे पापा जी के और मेरे लात मार मार के और मुक्के मार मार के बाहर कर दिए स्कूल से। पिछले 10 वर्षों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है उस तेजी से अभिभावकों की कमाई में इजाफा नहीं हुआ है। यही वजह है कि शिक्षा की बढ़ती लागत अभिभावकों के लिए चिंता और चिंतन का एक प्रमुख कारण बन गई है। आंकड़ों की माने तो बच्चों की पढ़ाई पर महानगरों के अभिभावक अपनी कमाई का 40% हिस्सा खर्च कर रहे हैं। बावजूद इसके बच्चों को रोजगार परक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात भले ही सरकारें शिक्षा के नाम पर हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का दावा करती हों, लेकिन देश के नौनिहालों को शिक्षित करने में सरकारें कितनी कामयाब हुई हैं, ये सवाल आज भी सरकार के सामने मुंह भाई खड़ा है। सरकार ने और माननीय हाई कोर्ट ने धारा 134 से लागू की और बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया कि निशुल्क शिक्षा दी जाएगी इनको। अब स्कूल वाले पता नहीं किस कारण से जाति करने लग गए हैं, बच्चों को स्कूल से निकालने लग गए हैं और कह रहे हैं कि फीस दोगे तो स्कूल में आओगे। हम धारा 134 को नहीं मानते, हमारे अपने स्कूल है, हमने पैसा लगा रखा है और अपने स्कूल में उसी को पढ़ने देंगे जो फीस देंगे। तो ये क्या सरकार है, क्या ये नियम है, क्या ये जिला प्रशासन है जो पब्लिक के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों का जिस तेजी से विकास हुआ है उसने शिक्षा प्रणाली पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। महंगी शिक्षा प्रणाली न सिर्फ देश की आवाम के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, बल्कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का जीवन भी अंधकारमय हो रहा है। आज की परिस्थितियों को देखें तो निजी शिक्षण संस्थानों में महंगी शिक्षा प्रणाली पर अंकुश लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षण संस्थानों के लिए बनाए गए नियम का पालन हो, इसीलिए जरूरी है कि शासकीय
और गैर शासकीय स्कूलों के शिक्षण शुल्क में समरूपता लाई जाए ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौनिहालों को भी उच्च स्तरीय शिक्षा मिल पाए। सर्वधर्म संगम के लिए अंजनी बख्शी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि क्या है हमारे देश में शिक्षा का स्तर और साथ ही कितना मुश्किल हो गया है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मुहैया कराना। क्यों महंगी हो रही है शिक्षा प्रणाली? क्या सरकार की है इसकी जिम्मेदार या फिर सरकार की कार्य प्रणाली में ही है कुछ खामियां? कैसे लगेगी शिक्षा की बढ़ती कीमतों पर लगाम? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस दौरान हमारे टेलीफोन नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय पर दे सकते हैं अपनी बेबाक राय। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कनिष्क कश्यप साहब से। चूंकि डिजिटल भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जो देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहता है, तरक्की की बात करता है, लेकिन जब देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे और युवा उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, वो एजुकेटेड नहीं होंगे, फीस को लेकर परेशान रहेंगे, तो आखिरकार देश का भविष्य क्या होगा? कनिष्क साहब देखिए, किसी भी अभिभावक के लिए स्कूल का जो चयन है वो डिपेंड करता है, हम 4 फैक्टर्स को देखते हैं कि एक कि हमारे पास जो स्कूल के विकल्प मौजूद हैं आसपास, उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स क्या है, क्वालिटी जो परसेप्शन हमारा है कि एजुकेशन क्वालिटी वहाँ क्या है वो क्या है हमारे लिए, उसका फीस क्या है जी। ये 4 फैक्टर्स हैं जहाँ आप देखते हैं। अब इनमें 2 बड़े सवाल जो हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्रॉक्सिमिटी, इसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी ये रहेगी कि आपके पास क्वालिटी टीचर्स जो हैं वो डिजिटली आपके पास वो कंटेंट उपलब्ध कराया जा सकेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि आपके पास जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है, अब वो कांस्टेंट ये नहीं रहेगा कि आप क्लासरूम में बैठकर ही शिक्षा ले रहे हैं। डिजिटल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी से ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो डिजिटल भारत मिशन एक बड़ा स्कोप लेके आ रहा है। लेकिन कनिष्क साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार जिस तरह से अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, नर्सरी की बात करें, पहली दूसरी कक्षा की बात करें, तो वहां पर वो तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर वो इंटरनेट से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि आईआईटी ने भी ये फैसिलिटी चालू कर दी है कि इंटरनेट के जरिए वो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए वो संभव नहीं है। स्कूलों में जिस तरह से फीस बढ़ती जा रही है, आखिरकार कौन इस पर लगाम लगाएगा? भाई साहब, स्थिति ये है कि 1990 में अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन एलकेजी में अगर पढ़ाई किया होगा तो 3000 रुपए आपके सालाना खर्च आते थे जी। आज वही खर्च अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखें जो आमतौर पे 9% या 8%, 7% के आसपास रही है, तो ये खर्च आज वही 3000 रुपए की कीमत आज करीब 25,000 रुपए है। तो ये जो खर्च है ये आने की वजह साल की कीमत बता रहे हैं आप? नहीं, 3000 रुपए अगर आप 1990 में खर्च करते थे महीने में या साल में? साल में जी। तो आज वही एक 25,000 रुपए के बराबर है वो खर्च। वो खर्च आने, ये मार्जिनल जो आया है, डिफरेंस जो आया है, वो इस वजह से कि इस बीच में हमारी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं और जिस तरह से आपके जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जिन सैलरीज बढ़ी हैं उसी अनुपात में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की सैलरी बढ़ाई गई हैं। तो ये एक बड़ी वजह है प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ना। साथ हम ये देखें कि जिस तरह की फैसिलिटीज और एमेनिटीज पहले स्कूलों में होती थी उससे कहीं ज्यादा सुधार आया है। चलिए कनेक्ट चाहूंगा आपके पास में, चूंकि आपने जिक्र किया है कि वेतन बढ़ा है, क्योंकि मुझे भी जानकारी इस बात की जब 6वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसके बाद सभी जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने यही बात कही थी कि 6वां वेतन आयोग लागू हो गया, हमको अधिक सैलरी देनी पड़ रही है जिसकी वजह से महंगाई आ रही है। लेकिन जेएल श्रीवास्तव साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या फिर उन तमाम जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनको जिम्मेदार मानते हैं कि वो अपनी मनमानी चला रहे हैं जिस तरह से फीस में वृद्धि की जा रही है लगातार? देखिए, मैं तो जिम्मेदार सरकार को मानूंगा, क्योंकि अगर ये सरकार की जितनी मशीनरी है, जितने सरकारी स्कूल्स हैं, अगर ये अच्छे चलते, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती कि इतने प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। अब अभिभावक देख रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ उनके पास कमरे नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, मल्टी स्कूल सिस्टम है, मल्टी क्लासेस सिस्टम है, और वहाँ पर वो जो खाने का एक प्रोविजन जो बना है, सब खाने में ही लगे हैं, पढ़ाई का कोई ध्यान ही नहीं है। और टीचर्स के ऊपर इतने काम स्कूल के अलावा लगा दिए गए हैं
कि उनको पढ़ाई का भी मौका नहीं मिलता। योग्य हैं, बहुत से टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट अगर इस तरफ ध्यान देती कि अच्छी शिक्षा प्रणाली लगाती, अच्छी शिक्षा देती, और आज के आवश्यकता के जरूरत के हिसाब से जैसी जरूरतें हैं कि सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, क्योंकि रोजगार भी मिल रहे हैं अच्छा पढ़ करके, तो क्यों कोई प्राइवेट स्कूलों में जाता है? ये चूंकि ये कर नहीं रहे हैं इस काम को, स्कूल की हालत इस तरह से खराब है, तो मजबूरन माता पिता को प्राइवेट स्कूलों में देना पड़ता है। और ये प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं एक बिजनेस बना के रखा है, उनको तो पैसे कमाने हैं उसको, तो पैसे फीस पर फीस बढ़ाए चले जा रहे हैं, कोई कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है। तो सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। और वो देश देखिए, दुनिया स्तर पर देखिए कि जो जहाँ सरकार सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिए है और एक तरह की शिक्षा प्रणाली लगाई है, चाहे गरीब का हो अमीर का बच्चा हो, वहां पर वो देश आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ दुनिया भर की शिक्षा के तरीके हैं। गरीब बच्चा सरकारी, बिल्कुल जीएल श्रीवास्तव, इसका भी इल्म है मुझे, क्योंकि अगर देखा जाता तो भारत से के अलावा जितने भी देश हैं वहां पर सरकारी स्कूलों पर ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर सरकारी स्कूलों में ज्यादा अध्ययन कराया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सरकारी स्कूलों से बचते हैं तमाम अभिभावक, जिनकी मजबूरी होती है वो ज्यादा वहां पर पढ़ाते हैं। खैर, लौटूंगा आपके पास मनीष राजपूत साहब, चूंकि आप एक अध्यापक हैं और एक निजी अपना सेंटर भी चलाते हैं, आखिरकार क्यों मनमानी रहती है, अपनी मर्जी से फीस डिसाइड कर ली जाती है, क्यों इतने प्रॉफिट की तरफ भागते हैं जो कि देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकारी स्कूल हुआ है हमारे, इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, जो अध्यापक हैं, अगर अध्यापक अपनी पूरी लगन से, मेहनत से अगर बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करें तो हमारी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत सुधारा जा सकता है। आप ये भी देखेंगे हमारे देश की जो जनसंख्या है 125 करोड़ से भी अधिक है जी, और उसका ये मान के चलिए 70% से अधिक जो जनसंख्या है हमारी वो सरकारी स्कूल पर निर्भर करती है। अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास में रहता है, जिसके कारण से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भी अगर हम सरकारी स्कूलों को की शिक्षा प्रणाली को नहीं सुधारेंगे तो सीधा सा ये जो प्राइवेट स्कूल से आपसे सीधा सवाल मनीष राजपूत साहब मेरा आपसे ये है, क्योंकि देखा गया है जो सरकारी टीचर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है पूरी तरह से वो योग्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके अलावा कुछ टीचर ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि प्राइवेट जगह पर जाके, जैसे आपके सेंटर्स हैं वहां पर जाके वो ट्यूशंस प्राइवेट पढ़ाते हैं, वहां पर जो वो ट्यूशन पढ़ाते हैं वहां पर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन वही टीचर जब स्कूल में क्लास देते हैं तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरे जो इंस्टीट्यूट है उसमें किसी तरह का कोई सरकारी नहीं, मैं आपका मैं आपका जिक्र मनीष भाई आपका बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको आप भी जानते हैं कि वहां पर प्राइवेट ट्यूशन बहुत अच्छी समझ रहा हूँ आपकी कि सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ चुका हूँ और इस चीज को मैं भी भुगत चुका हूँ। क्योंकि सरकारी स्कूल जो है, मैं 11वीं कक्षा में था उस समय भी मेरे को इन चीज़ों को फेस करना पड़ा, 12वीं कक्षा में इन चीज़ों को फेस करना पड़ा। क्योंकि सरकारी स्कूल में होता क्या है कि अध्यापक क्या कर रहा है कि बच्चों को टॉर्चर करता है कि मेरे से आप ट्यूशन लगाइए। स्कूलों में अगर वो ढंग से पढ़ाएं तो ये समस्या का समाधान वहीं से निकल सकता है। और जो लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों भागता है, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत बेटर है। तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि भाई उस चीज़ को इम्प्रूव करे, कि भी हम जैसे भी लोग अध्यापक हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, पर हम वहाँ भेजने से हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पर किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं होता, कक्षा के अंदर अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो बच्चे नहीं है। चलिए मनीष भाई, लौटूंगा मैं आपके पास। ममता तपड़िया जी, आपसे मेरा सीधा सवाल ये होगा कि आपने देखा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ही उनके बच्चे पढ़ाई करें, सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते। लोगों से चूंकि आप मिलती होंगी, समाज से आप जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा करती हैं, क्या वजह आपको लगती है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से भी बचते हैं? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। लोग सरकारी स्कूलों में बिल्कुल अपने बच्चा भेजना नहीं चाहते। एक छोटा जिसकी तनख्वाह भी 10,000, 15,000, 25,000 तक भी होगी, वो भी कोशिश करेगा किसी तरीके से मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में चले जाए। इनके से आपके जो हमारे साथी हैं, मैं उनको कहूँगी, वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ट्यूशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे भी जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मेरा मानना है कि वो बच्चे ज़्यादा ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में वही पेरेंट्स अपने बच्चे डालते हैं जो जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में बच्चों का सिस्टम बना दिया गया है कि 10th तक का रिजल्ट हमारे बच्चों का 90% से अगर आपका कम है जी, अपना बच्चा कहीं और ले जाइए, या फीस नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपना बच्चा कहीं और ले जाइए।
ये एक सिस्टम बना दिया गया। फिर आगे कह देते हैं कि अब जब 10वीं का बच्चा आपने 90% से ऊपर का लिया है तो 12वीं का रिजल्ट तो आपका अपने आप अच्छा आएगा। और फीस बढ़ाने के टाइम पे वो कह देते हैं कि देखिए हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है, हमारी फैसिलिटी इतनी अच्छी है, हम फीस तो इंक्रीज करेंगे। यानी फीस बढ़ाने का आधार वो बना लेते हैं। जब आप बच्चों को पहले ही और डिवाइड कर देंगे कि उनको अलग कर दिया, आप 80% वाले हैं तो दूसरे स्कूल में जाइए, या आप फीस नहीं दे सकते तो दूसरे स्कूल में जाइए, तो वो ऑटोमेटिकली 12th का रिजल्ट तो अपने आप अच्छा आएगा। आज फर्स्ट क्लास का बच्चा भी ट्यूशन ले जा रहा होता है बैग उठा के, क्या जरूरत पड़ती है प्राइवेट स्कूल में जब हम इतनी फीस दे रहे हैं उसके बावजूद हमें बच्चे ट्यूशन पे भेजने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं कमी है। प्राइवेट स्कूल वाले ये लेते हैं कि हमने टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई है, हमने फैसिलिटीज बढ़ाई है, तो फिर क्या जरूरत है कि 5वीं क्लास का बच्चा, 6ठी क्लास का बच्चा आज भी ट्यूशन जा रहा है बैग उठा। चलिए लौटूंगा आपके पास भी मैं, ममता जी। रामविलास पाल साहब, शिवसेना में आप हैं, शिवसेना के गठबंधन के साथ भारत सरकार चल रही है, तमाम रिपोर्टें आपने देखी, सभी हमारे वक्ताओं को भी आपने सुना, किसको जिम्मेदार मानते हैं जिस तरह से प्राइवेट स्कूल या जो निजी शिक्षण संस्थान है उनकी मनमानी चल रही है? ऐसा है कि सरकार तो समय समय पे सब कुछ कराती भी रहती है, स्कूल की सुविधाएं भी बढ़ा रही है और फिलहाल टीचर भी कर रहे हैं। अगर वहाँ पर टीचर जाकर के क्या है कि प्राइवेट, साथ में प्राइवेट भी लग करके चल रहे हैं जो स्कूल, तो उसमें यह दिक्कतें आती हैं कि क्योंकि प्राइवेट में कि कुछ पैसे कमाने के चक्कर में कि थोड़ा सा एजुकेशन ज़्यादा करके दिखा देते हैं, और सरकारी में क्या सोचते हैं कि अगर ये तो साला पैसा ऊपर से तो आ ही रहा है, तो अगर कम भी हम ना भी पढ़ाएंगे तब भी हमसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके जिम्मेदार सरकार जरूर ठहराई जाती है, लेकिन इसका सरकार का ये इतना तो दोष नहीं है जितना दोष लगाते हैं। चलिए कितना दोष है वो आप अपनी ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं, अब मान लीजिए अगर सरकार ने अगर ये टीचर रख दिए हैं स्कूल में, अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए अगर मान लीजिए समाज के भी तो लोग हैं, इस चीज़ पे आप एक्शन उठा सकते हैं ना, टीचर से जवाब मांग सकते हैं, बताइए आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी ये पोजीशन क्यों है, क्या कारण है। अगर सरकार को हर बात साहब, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्कूल के बाहर नारेबाजी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। तो सरकार की ये नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी बनती है ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, सरकार की तो भी आप ये चीज़ भी देखते हो ना, बार बार में सरकार इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कि जो जॉब लगने के बाद में कि क्योंकि कानून के दायरे में जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो वो भी उन्हीं की ही तो हेल्प करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अभी कोई सरकारी कार्यकर्ता है, अगर उसको निकाल भी देते हैं ना, तो फिर भी उसका फैसला भी तो सरकारी गवर्नमेंट के पास में ही जाता है, तो वो जाकर उठाकर उसे बहाल कर देता है, तो इसलिए इन लोगों पे फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन देखिए रामविलास पाल जी, आप इस बात को जानिए, आप इसकी हकीकत क्या है वो जानते हैं, तो जाहिर सी बात है, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके जो HRD मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो भी इस बात को भली भांति समझते होंगे। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यानी कि वो सरकारी मुलाजिम है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? नहीं, कार्रवाई तो बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। चलिए अनिल कौशिक साहब, कैसे शिक्षा में सुधार लाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वायदे किए थे चुनाव के दौरान। सर, वादों में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपने अभी बजट जो आया तो सबसे ज्यादा पैसा हमने शिक्षा को दिया, 106% बजट में से। तो हमारे वादों में हम क्या करना चाह रहे हैं ये सबको दिख भी रहा और आपको भी दिख ही रहा होगा। शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है ये भी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अभी रामविलास जी कह रहे थे कि अगर कोई करता उस पर कार्रवाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब मरने के डर से जीना छोड़ दो। एक जगह भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसके लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर जो टीचर गलत कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस पर कार्रवाई की तो दूसरा कहाँ से लाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है बिल्कुल नए अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे, इनको हमने 20,000 टीचर को बोला है कि हम इनको पक्का करेंगे, बिल्कुल पक्का करेंगे। उनमें हमने एक कंडीशन लगाई है, क्योंकि आपको भी पता है अभी हरियाणा में केस भी चल रहा है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। हरियाणा में एक केस चल रहा है चौटाला जी के ऊपर, जी जेबीटी का चल रहा है, जेबीटी का। ऐसे ही कुछ टीचर, ऐसा नहीं मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, पर कुछ टीचर ऐसे हैं जो किसी सोर्स से आज की डेट में टीचर बने हुए हैं। पर अब हमने बोला है कि अलग हो गया, क्योंकि बिहार का भी हाल ही का वाकया है कि वहां पर 15,000 शिक्षकों ने रिजाइन कर दिया क्योंकि फर्जी डिग्री से वो नौकरी कर रहे थे। एक सेकंड सर, टाइम दीजिएगा, एक सेकंड बताएं। हमने कहा कि एक हम टेस्ट लेंगे, हम एक टेस्ट लेंगे, जो उसको क्लियर करेगा हम उसको पक्का करेंगे।
अब टीचर कहते हैं कि हम टेस्ट नहीं देंगे। आज की डेट में अब हम नोएडा में यहाँ बैठे हैं, इसके आसपास में कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितने कॉलेज हैं, ये आप जानते होंगे। इनमें से 70% अगर नेताओं के ना मिले तो मैं आज ही पार्टी छोड़ दूंगा। जिन नेताओं ने अपने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं वो सरकारी स्कूल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? कपिल सिब्बल जी शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल खत्म ही करके चले गए। 10वीं तक कोई फेल ही नहीं होगा। जो 10वीं तक वैसे फेल कर दिया, 11वीं पास ही नहीं कर पाएगा। कैसे लेकिन कर राइट टू एजुकेशन यूपीए सरकार में आया था अनिल भाई। शिक्षा का अधिकार 2009 में ही पास हुआ था। सर अधिकार आना और उस पर अमल कितना हुआ आप मुझे ये बता दें। कोई भी नेता ऐसा है जो ये कह दे कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा दूंगा सरकारी में? अगर कोई नेता है तो मुझे बता दो। अच्छा, जहां हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम देश के बच्चों को वहां पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जो स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के अंडर जो स्कूल आते हैं साहब, हालत तो उनकी भी खराब है। सर 3 महीने हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। हालत अभी आपको पता होगा, कल प्रीतमपुरा में मनीष जी ने एक स्कूल में वो गए थे, वहां पे कुछ असामाजिक तत्व स्कूल के अंदर उन्होंने पकड़े और वो कोई संवेदनशील कोई चीज लेके घूम रहे थे। बच्चों को भविष्य ही खराब होता है, उससे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने उनको पकड़ा और वहां से प्रिंसिपल को भी मेरे ख्याल से सस्पेंड किया है और 60 तुरंत कार्रवाई की गई थी। लेकिन अनिल भाई ऐसी सवाल ये भी तो उठता है ना कि आखिरकार सिर्फ एक ही स्कूल तो नहीं, क्या मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि राजधानी दिल्ली में जो और स्कूल हैं उनका भी वो आलम देखें? बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, कहीं से सर शुरुआत तो करने दीजिए। कहीं से तो हम शुरुआत करेंगे। मनीष सिसोदिया जी एक साथ तो 60 स्कूलों में नहीं जाएंगे, कहीं से तो शुरुआत होगी। कि आप लोग की सरकार ने आपके जो बजट बढ़ाया है जी सर, तो इसके लिए मतलब पंप कहाँ करना है, ये पैसे को कहाँ लगाना है, इस पैसे को क्या सर ये जनता बताएगी। जनता कैसे बताएगी? चलिए जनता बताएगी, और इस बात के लिए भी जनता बताएगी कि जो 526 करना चाहिए जो कि हमने 526 करोड़ रुपए का बजट विज्ञापन के लिए दिल्ली सरकार ने निकाला है, इसके बारे में भी अनिल कौशिक से जानेंगे। लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। It's time you seize the moment and materialize that perfect vacation that you have been dreaming of. SMG Hotel and Resort is a sprawling 16 acres luxury resort being developed right next to Dera Sacha Sauda. The SMG Resort is offering world-class hospitality with suite room, gymnasium, high-class fine dining, restaurants with authentic continental, Chinese, Rajasthani, Punjabi makes the whole experience different while sitting in any other restaurant. The hotel's facilities, which include spa, gymnasium, swimming pool, tent theatre, jacuzzi, sauna and steam bath. This sophisticated nice hotel is also the ideal place for corporate get-togethers, conference, wedding and all kind of social function up to 200 to 5,000 guests. So call today and get your customized package. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। किसान की खुशियां उसके खेत खलिहान से होती हैं और इसके लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई का उत्तम प्रबंध। उत्तम सिंचाई के अभाव में न होता है खुशहाल किसान और न ही मिलती है उसे खुशियां। फिर क्यों पालें ये रोज रोज का झंझट? क्यों न लगाए एक ऐसा पाइप जिसकी विश्वसनीयता पर करे देश भरोसा। जी हाँ, कीर्ति पाइप, जो देता है आपको सर्वोत्तम भरोसा।
उन्नत तकनीक और गुणवत्ता का दूसरा नाम कीर्ति पाइप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गंभीर विषय पर जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से शिक्षा महंगी होती जा रही है तो आम आदमी का क्या होगा, जबकि दिल्ली में सरकार भी आम आदमी की ही कही जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनी हुई है। जेएल श्रीवास्तव साहब, आपसे बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगा कि आखिरकार इसके लिए क्या रोकथाम की जा सकती है, इसके लिए सुझाव क्या है, कैसे शिक्षा को सस्ता किया जा सकता है? देखिए, ये जो शिक्षा का काम है ये सरकार का काम है। हमारी जो BWI है, बिल्डिंग एंड वुड वर्कर इंटरनेशनल, ये 27 स्कूल चला रही हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में। लेकिन ये काम किसी NGO का या BWI का नहीं है, सरकार का काम है। और सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर अधिक से अधिक बजट रखना चाहिए और इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। और जो आज की डिमांड है उस पर जब तक सरकार नहीं ध्यान देगी। श्रीवास्तव जी, ये मान लिया, ठीक है, सरकार को ध्यान होगा, सब जानते हैं, सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। दिल्ली सरकार ने इसका बजट बढ़ा दिया, 106% उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन उस पैसे को वो खर्च कहाँ करे ताकि शिक्षा में सुधार हो सके और शिक्षा सस्ती भी हो सके? देखिए, उसको स्कूलों में एक तो ये देखें कि पेरेंट्स क्यों भेजते हैं सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में। मतलब वहाँ गुणवत्ता शिक्षा दी जाती है और आजकल जैसे कंप्यूटर का टाइम है और भी टेक्नोलॉजी है और इंग्लिश का भी कह सकते हैं कि हर जगह डिमांड है। इस तरह का चीज़ें सरकार उस पर दे और जो टीचर हैं वो अब वो अच्छी तरीके से पढ़ाएं बच्चों को, तो पेरेंट्स भेजना शुरू करेंगे सरकारी स्कूलों में, न कि प्राइवेट स्कूलों में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं MP, MLA या अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, क्यों प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं? बात तो करते हैं सरकारी स्कूलों की, भेजते हैं अपने को विदेश में पढ़ने के बच्चों को और जगह पे। अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर दें तो इनका ध्यान सरकारी स्कूल को भी ध्यान जाएगा कि ये पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। अगर सरकार ये नियम बना दे, कंडीशन कर दे कि जो अधिकारी हैं, शिक्षा से जुड़े हैं और भी हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस दिन से ये चिंतित हो जाएंगे सरकारी स्कूल को ठीक करने का और ये टीचर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। अनिल कौशिक साहब, क्या पहल करेगी आपकी सरकार इस बात की? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहल करेगी। मैं तो यहाँ से खुले मन से आपके माध्यम से केंद्र सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाए कि जितने भी सरकारी आदमी है, चाहे सांसद है, विधायक है या किसी का भी बच्चा है, अगर वो सरकारी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है तो फिर सरकारी स्कूलों को सुधारने से कोई नहीं रोक सकता। और आने वाले 3 साल के अंदर हम प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में देने का अपना विचार है उस पे, और हम काम करके रहेंगे, हम दिखाएंगे आपको। लेकिन कौशिक साहब, अनिल कौशिक साहब, क्या दिल्ली में आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत के आपकी सरकार है, तो क्या इसकी पहल आप ही क्यों नहीं करते हैं? उसके बाद एक अच्छा मौका उसके बाद केंद्र सरकार को आप दीजिए, फिर आप उनको बोलिए कि देखिए हमने साहब ये कर दिया, आप भी कीजिए। सर, हमने काम अपना शुरू कर दिया है, हमें थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय दीजिए। अब तक जो नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे और उसकी शुरुआत हमारे बजट से हो चुकी है, ये आप भी देख रहे हो और सब देख रहे हैं सर। जी जी, अनिल जी, सबसे मुझे जो यहाँ पे कमी नजर आती है कि वो है कि आपके प्रचार प्रसार का जो खर्च है वो कई गुना ज्यादा है, वो शिक्षा ज्यादा दी जा रही है अरविंद जी के प्रचार प्रसार के लेकर के, और शिक्षा वाला मामला कम है। मुझे ये नहीं समझ में आता आपके पास पॉलिसी क्या है, मतलब ये पैसा जो बढ़ाया गया है ये कहाँ पंप करेगी सरकार, क्या करेगी? वस्तुतः आप बात कर रहे थे कि रेगुलराइज कर दिया जाएगा इन 20,000 लोगों को, तो आपको ही पता है कि इनकी जो गुणवत्ता है वो क्या है, ये कैसे ये लोग आए हैं। अब आप इस दम पे ये बात कर रहे हैं कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो है बेहतर शिक्षा देंगे, तो मुझे ये इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है। उसी के लिए सर हमने बोला है कि हम एक टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट को क्रैक करेगा उसको ही हम आगे पक्का करेंगे। और ये टेस्ट वैसा ही होगा जैसा कि कानून मंत्री जी के मामले में आपके अपना इंटरनल जो आपका एक लोकपाल है वो जैसा करता है। सर, ये तो समय बताएगा कैसा होगा। जी जी, वो मतलब चलिए पैसे को कहाँ खर्च किया जाएगा, इतना बजट आपने दे दिया है, स्कूलों की हालत किस तरह से सुधारी जाएगी? आप निश्चिंत रहिए, शिक्षा का बजट है, शिक्षा पे ही खर्च होगा। अच्छा, बात तो सही है,
बजट है शिक्षा पे खर्च होगा, लेकिन कोई बजट अगर डिसाइड होता है तो कुछ सोच के तो डिसाइड होता है कि ये पैसा इस जगह इस तरीके से खर्च किया जाएगा। ये थोड़ी ना शिक्षा का बजट है तो कोई भी पैसा लगा दिया और शुरू कर दिया काम। नहीं, आपने हमारा मैनिफेस्टो शायद नहीं पढ़ा है, उसमें हमने स्कूल बनाने के लिए 500 स्कूल बनाने के लिए बोला है, वो शिक्षा के अंडर ही आते हैं। कॉलेज बनाने के लिए बोला है, बुराड़ी में कादीपुर में एक कॉलेज का काम स्टार्ट हो गया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो जो शिक्षा का पैसा वो शिक्षा में ही लगाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। 3 ITI हम दिल्ली में नहीं बना रहे हैं। और इसके लिए लेकिन सर कॉलेज तक जाने के लिए किया जाएगा कि कहाँ बनेंगी जमीनें? सर आप भी मेरे साथ चलें, और PWD हमारे अंडर आता नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप हमें जमीन दीजिए, LG साहब जमीन दीजिए, केंद्र सरकार। तो इतनी रिक्वेस्ट तो आप भी हमारी तरफ से कर सकती है। सरकार के पास जमीनें हैं क्या? सर आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, बहुत जमीन है अभी। आपकी समझ नहीं आती दो चीजें जो है, आप अधिग्रहण के खिलाफ हैं कि आप फिर बोल रहे हैं 500 स्कूल बनाएंगे, ये हवा में बनने वाली है। जो हो चुकी है अधिग्रहण, आप मेरे साथ आउटर दिल्ली में चलिए, बहुत जमीनें ऐसी हैं जो अधिग्रहण 3 महीने सरकार आए पहले अपने अधिग्रहण कर डाला था। नहीं, इस केंद्र सरकार कर चुकी है सर। तो फिर आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं इस बात? हम क्रेडिट कहाँ ले रहे हैं? हम कह रहे हैं रामविलास पाल साहब, हम जमीन मांग रहे हैं, हम क्रेडिट नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं हमें जमीन दीजिए, हम स्कूल बनाएंगे। इतना तो उनका बच्चे उनके भी पढ़ते हैं, सरकार उन्होंने भी चुनी है, सरकार जो दिल्ली ने चुनी है वो मोदी जी को भी चुना है, तो बच्चे तो उनके पढ़ाने के लिए मोदी जी का भी। रामविलास पाल जी, आखिरकार आपकी क्या पॉलिसी है शिक्षा में सुधार करने के लिए? मेरी तो पॉलिसी यही है, अगर प्राइवेट जितनी संस्थाएं हैं, अगर उनमें से जो नेताओं के बच्चे हैं अगर निकल करके अगर सरकारी में इन्हें कर दिया जाए तो शायद शिक्षा का जो प्रॉब्लम आज खड़ी हो रही है नहीं खड़ी होगी। क्योंकि हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा भाग के स्कूल को जाएगा, क्योंकि फलाने नेता का बच्चा है या फलाने सरकारी ऑफिसर का बच्चा मेरे साथ में पढ़ रहा है। अगर वो साथ में पढ़ा रहा है तो पढ़ने से क्या तक दोनों के विचार एक साथ मिलेंगे, फिर उनके अंदर के जो है वो भाव खत्म होंगे। लेकिन ये तो भयभीत रहते हैं ना, एक कमजोर आदमी। पाल साहब, अगर मैं सपोज किसी का बच्चा हूँ, मेरे फादर अगर मिनिस्टर हैं, तो मेरा कोई अपना फैसला है कि नहीं, मैं कौन सा इंस्टीट्यूशन चयन करूँ, कि मुझ पर थोप दिया जाएगा सरकार के द्वारा कि मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ूंगा? एक चीज बताइए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज बताइए, एक कमजोर किसान का बच्चा है तो अनाज कितनी मेहनत से पैदा करता है, वो किसको देता है? वो भी तो आप लोगों को ही दे रहा है। नहीं तो फिर भी आप नहीं तो वो उसका अनाज की कीमत क्या है? उसकी कुछ कीमत ही नहीं है। आप उस पे एक सरकारी फैसला कैसे थोप सकते हैं कि तुम इसे स्कूल में पढ़ाई करोगे? ये कैसे हो सकता है? इम्प्रैक्टिकल बात है ये। बात आप अनिल जी आप भी कह रहे थे, कैसे कर लीजिएगा आप इस चीज को? नहीं, एक चीज बताइए, शिक्षा तो सुनने में बातें अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अनिल कौशिक साहब और सर प्रैक्टिकल हो सकता है अगर रामविलास पाल जी और अनिल कौशिक साहब दोनों से मेरा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या क्या मनीष सिसोदिया के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर आपके अन्य और नेता हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, या रामविलास पाल जी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? दोनों लोगों से कौन जवाब देगा? सर मैं देता कोई नहीं जी बताएं। सर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। नहीं, जिक्र आपका नहीं है, जिक्र यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का है, मनीष सिसोदिया का। जो अरविंद केजरीवाल की जो लड़की है वो सरकारी स्कूल से पढ़ी, आप चेक करा लें जी। नहीं, और अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे तो वो रेलवे स्टेशन वाली फोटो भी उनकी काफी सोशल मीडिया वायरल हुई थी। आज उनका परिवार जो है स्विट्जरलैंड घूमने गया है और लोग बड़ी अच्छी यात्रा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज जो एजुकेशन क्या दे रहे हैं अपने सर अरविंद केजरीवाल तो उनके साथ गए। सर सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं गए, उनकी वाइफ जो है वो भी अच्छी जॉब करती हैं, तो वो अपने अगर बच्चों को निजी मामला है, चूंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है। उनको LNT मिलता है, वो सरकारी खर्चे पे हो जाते हैं, अलग विषय। लेकिन विषय हमारा सिर्फ ये है कि आखिरकार शिक्षा को सस्ता कैसे किया जाए, कैसे जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है शिक्षा का उसको रोका जाए, और जिस तरह से महंगाई लगातार शिक्षा में बढ़ती जा रही है उसको कैसे कम किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीन जो आपके जो क्षेत्र थे, ये हमेशा सेवा के भाव से रहे। हमारे एक मित्र हैं यूएस में, वो मुझे फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए बच्चे को ले गए और जो उन्हें वापस रिसिप्ट मिली उसमें लिखा होता थैंक यू फॉर योर बिजनेस। वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा, उन्होंने बताया कि देखिए ये स्वास्थ्य में आप इलाज करा रहे हैं, वहां लिख कर रहा है थैंक यू फॉर योर बिजनेस। तो ये आज बात शिक्षा में भी लागू है, आपके साथ बिजनेस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि
इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट है यानी जो स्टूडेंट है उसके प्रति जवाबदेही कोई नहीं है। अगर आज समोसा ही बेच रहा है कोई तो समोसा खराब होता है तो दुकानदार की जिम्मेदारी होती है। पर यहाँ अगर बच्चा एक पैसे देकर पढ़ाई कर रहा हो, उसका अगर ग्रोथ ना हो, अगर वो सक्सेस ना करे, वो स्टैब्लिश ना हो करियर में, तो स्कूल और इंस्टीट्यूशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक सबसे कनिष्ठ साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरह से कानून बना दिया गया था कांग्रेस के समय में कि 10वीं तक 9वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। हरियाणा का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो हाल ही में देखा गया था कि वहां पर ऐसे भी बच्चे हैं जो 7वीं 8वीं कक्षा में वो पढ़ाई करते हैं और उनको काखा गा भी नहीं आते हैं। अब वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो लगता है नहीं इनको इस तरह के कानून को भी बदलना चाहिए? बहुत जरूरत है। और ये सारा दबाव जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का था कि भारत में साक्षरता की दर ऊपर की जाए। और आज मतलब इतना हास्यास्पद बात है कि जो आदमी अपना नाम लिख सकता है उसको हम साक्षर मानते हैं, जो बेसिक इस पैरामीटर को देखते हुए तब हम क्लेम कर रहे हैं कि 71% हमारी लिटरेसी रेट है और 86% शहरों में लिटरेसी रेट है। जब हस्ताक्षर करने को लिटरेट माना जाता है, ये एक गलत पैरामीटर है। चलिए लौटूंगा। रवि कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, राजस्थान से जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके बच्चे क्या शिक्षा विभाग में अगर पढ़ेंगे, सरकारी में पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा क्या? शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। रवि साहब, सवाल किससे? सवाल यहाँ पर आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। रवि साहब देखिए, अगर आप एक नागरिक के तौर पे देख रहे हैं और ये सरकार से अपेक्षा करते हैं कि मशीनरी अपने बच्चे को स्कूल में भेजे तो बड़ा अच्छा लगता है। ये एक ऐसी बात है कि तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। लेकिन आप बच्चे की नज़र से देखें तो मैं अगर किसी का बच्चा हूँ, मुझ पर थोप दिया जाए कि तुम इसी सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हो, और मेरे पीयर ग्रुप्स जो पीयर प्रेशर होता है, मेरे अपने कलीग्स हैं वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो मैं एक बच्चे की नज़र से देखें तो क्या महसूस करेगा? मैं किसी सरकारी फैसले का गुलाम लगता नहीं है कि शिक्षा का स्तर अगर सुधर जाए, क्योंकि मैं अगर इंटरनेशनल लेवल बात करूं, चूंकि आपने अभी यूएस का आपने जिक्र किया था, दूसरे और देशों में देखा जाए तो वहां पर प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। शिक्षा का स्तर वहां पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों में बना हुआ है। तो क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह का स्तर ही सुधार दिया जाए अपने देश में कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में जाना ज्यादा बेहतर समझे? एकमात्र यही रास्ता है, यही करना ही होगा। जिस तरह स्वास्थ्य के मसले पर सरकार काम कर रही है, जेनरिक को आगे किया जा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे फोकस किया जा रहा है, उसी तरह की मुहिम को जो है स्कूलों में चलाना पड़ेगा। चलाना कब पड़ेगा? अब इसके लिए अभी जितना फोकस होना चाहिए इस पूरे चीज को बदलने को लेकर के, उतना तो निश्चित तौर पे नहीं दिखता। ना मीडिया इसके लिए कंसर्स दिखती है, ना बौद्धिक वर्ग जो समाज का है वो इसके लिए कंसर्स दिखता है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि एक देश में जो हमारा बना बनाया ढांचा था पहले जो है शिक्षा का, उसको धीरे धीरे इम्प्लांट करके तोड़ दिया गया। जिस तरह से अंग्रेजी को हावी किया गया, उससे एक नया कल्चर उभर के आया। आज अभिभावक चाहता है कि क्रेच में मेरा बच्चा जाए, क्योंकि वहां जाकर उसको बेसिक एटिकेट्स मिलते हैं, कैसे चम्मच पकड़ना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है। और वहां पे जिस तरह का खर्च उसको उठाना पड़ता है, वहां से लेकर के आप नर्सरी तक जाने तक स्कूल तो उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनका क्रेच में जिनका एक सवाल और आप जानना चाहूंगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेश दौरों में लगे हुए हैं, विदेश जाने का वो ज्यादा कोशिश करते हैं, अभी वापस आए थे, उसके बाद मध्य एशिया घूमने का उन्होंने फिर कार्यक्रम बना दिया है। लगता नहीं कि उससे पहले देश के भविष्य को संवारने के लिए जो नौनिहाल हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये पूरा जो प्रकल्प है डिजिटल इंडिया को हम बात करें या जो नए स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए दो चीजें बहुत बड़ी जरूरत है। एक, हमारे पास बहुत सारा संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए इसके लिए। दूसरी बात है कि स्किल्ड लेबर चाहिए। ये दो बड़ी जरूरतें हैं और इसके लिए पैसा जो है वो बाहर से ही आखिर हम आज के जिस इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं, वहां बाउंड्रीज टूट रही हैं, देश की बाउंड्रीज टूट रही हैं, एक कंपनी दूसरे यहाँ शिफ्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जब तक हमारे यहाँ पैसा नहीं आएगा, जब तक कंपनीज नहीं आएंगे, लोग इन्वेस्ट यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ के लोग पास पैसा ही नहीं होगा, क्रय शक्ति ही नहीं होगी, तो कहाँ से कोई अवेल कर पाएगा अच्छा एजुकेशन? नहीं, अगर सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर को दुरुस्त करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ की शिक्षा को वो दुरुस्त कर सके? सिलेक्टिव होकर चीजों को नहीं देख सकते हम। शिक्षा को अकेले करके देखेंगे तो बहुत पैसा है, लेकिन शिक्षा के अलावा और कई मद है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, नागरिक जो है परिवहन का मामला है, पूरे स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है, तो कई मद है। शिक्षा एक्सक्लूसिव एक चीज। साहब, आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है, नाम अनाउंसमेंट कर दिए गए, लेकिन बच्चों की शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं
नहीं है वहाँ पर। बुलेट ट्रेन इसलिए तो किया जा रहा है ताकि टीचर्स जो हैं जल्दी से जा सकें और ग्रामीण इलाकों में जाके ग्रामीण यानी बुलेट ट्रेन के ग्रामीण इलाकों में जाएगी। कहीं से आप डिजिटल भारत मिशन, डिजिटल भारत मिशन जिसकी आप विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, जिसके साथ जुड़कर आप काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद लगता है कि क्या ये एक वाकई जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। फिर तो ये वही बात होगी ना कि जिस तरह से कहा जाता था बीजेपी के लिए कि एक पूंजीपतियों की ये सरकार है, धन्ना सेठों की ये सरकार है, तो उसमें फिर फर्क क्या बचा? देखिए, कनेक्टिविटी जब आपस में बढ़ती है, कम्युनिकेशन जब बढ़ता है, तब जाकर के अब जो अवेयरनेस है लोगों को वो पैदा होता है। बातों घुमा रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाने से कहीं ऐसा नहीं है कि शिक्षक जल्दी पहुंच जाएगा तो उससे बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा। जेल आज आप एक परिवार है गांव में, वो बाहर भी नहीं भेज पाता बच्चे को, इसलिए कि उसे लगता है कि मैं कब मिलूंगा नहीं मिलूंगा। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन तेज रहेगा तो क्या पॉसिबल नहीं है कि आज एक देश में शिक्षकों की कमी है तो उसके लिए आप बुलेट ट्रेन चला देंगे ताकि वो एक स्कूल की जगह 4-4 स्कूलों को कवर कर सके। नहीं, रोडवेज बने। चलिए अगर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि जागता। देखिए, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे बात करें, अभी हम 5-6 दिन पहले जोधपुर से वापस लौटे और BWR वहाँ मोबाइल स्कूल चला रहा है, क्योंकि ईंट भट्टों पर जब काम करने, स्टोन क्वारी में जो काम करने वाले वर्कर्स, उनके लिए दूर तक शिक्षा ही नहीं है। मैं गया था, अर्थक्वेक का हालत देखा था कि पूरा का पूरा गांव नेपाल में साफ है, लेकिन हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने एक खुद अर्थक्वेक ऐसा पैदा कर दिया जोधपुर में, सूरसागर में, कि बुलडोजर चला करके 30 साल से मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि आखिरकार शिक्षा को कैसे सस्ता किया जा सकता है। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वहां स्कूल चल रहे हैं, उन्होंने धराशायी कर दिया। तो जब तक ये स्कूलों को अगर ये ठीक नहीं करेंगे अपने, जैसा हम पहले बताए थे कि इनके बच्चे, अगर अधिकारियों के बच्चे वहां पढ़ने लग जाए, इनका पूरा ध्यान ठीक करने पर चला जाएगा और शिक्षा में सुधार हो जाएगा, लोग सरकारी स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे। मनीष राजपूत, कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर, कैसे रोक लगाई जा सकती है बढ़ती महंगाई पर? देखिए, मैं बहुत देर से आपकी सबकी बातें सुन रहा हूँ और सब ये कह रहे हैं कि नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए तो सुधार होगा। देखिए, सुधार तो ठीक है कि अगर पढ़ेंगे तो सुधार होगा ही होगा, पर यह कि हर किसी की, हमने आपको चुना है, चाहे आप पार्टी के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, कोई भी नेता हो, आपको चुना गया है, आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। आपने 105 करोड़ का बजट बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। आप 500 स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। आप पहले ये देखें कि दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं सरकारी, उनमें जो अध्यापक हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था बेसिक जरूरत है, बिल्कुल उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे ये हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि डिजिटल होने वाला है सब कुछ, बच्चे को नॉलेज तो तब आएगी डिजिटल की जब उसको कंप्यूटर चलाना आता होगा। बिल्कुल, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे का जैसे आपने अभी बताया, मैं खुद अध्यापक हूँ और मैंने पिछले साल मैंने 9वीं क्लास का स्टूडेंट पढ़ाया था। तो आप बड़े हैरान होंगे कि उस 9वीं क्लास के बच्चे को हिंदी तक नहीं पढ़नी आती, जो हमारी मातृभाषा है। ये हकीकत है सरकारी स्कूलों की। तो ये एक इतना गिरा हुआ लेवल है। तो एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे वो 10,000 महीना कमाता है या 20,000 महीना कमाता है, वो कतई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना। कनिष्क यहाँ अनिल कौशिक जी, मैं सर इतना बोलना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे 12th में टीचर थे नरेश पाल, मुझे ज्योग्राफी पढ़ाते थे। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि वो मेरे बिल्कुल पड़ोस में आके रहने लगे, हम साथ ही हैं। तो हम उनके साथ बैठते हैं, सरकारी टीचर हैं, उनसे मेरी बात होती है। मैं सर कैसे ये अब चल रहा है, जब हम होते थे तो 35 to 40 एक क्लास में बच्चे होते थे, हमारा बैच था 41 का था 12th में जब। लेकिन आज वो 70 के पार चला जाता है। आज सर 120 है, 120 है आज। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, सर कैसे ये होगा, क्या तुम बच्चों को क्यों इतना ये आज की डेट में पढ़ नहीं रहे हैं या क्या? कह रहा भाई एक काम अगर यहाँ सरकार कर दे आके ऊपर से, कह रहा हमें ना पढ़ाई के सिवा सब कुछ दे रखा है, बस हमें बोल रखा है तुम्हें पढ़ाना नहीं है, RTI के जवाब तुम दोगे और ये जनगणना तुम करोगे, सारे काम करोगे, बस पढ़ाओगे। साहब जिम्मेदारी किसकी है? सरकार आपकी है, सरकार की आपको पता है तो समाधान सरकार की है। आज से पहले और भी सरकारें रही हैं दिल्ली में, हमारे से पहले भी, हमें आया भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमारे से पहले भी नहीं। आज से पहले किसी सरकार के मंत्रियों ने इस तरह से कॉलेजों में, स्कूलों में रेड की हो या ऐसे सस्पेंड की हो या जाके पता किया हो, तो मुझे आप बताएं। चलिए कम से कम हमने शुरुआत तो की है सर, आपको एप्रिसिएशन करना चाहिए, हमने शुरुआत तो की सर। एक बहुत सीधा सवाल मैं करूंगा आपसे
अरविंद केजरीवाल को जरूरत थी दिल्ली सचिवालय में 199 अपने वॉलंटियर्स को भर्ती कर लिया गया, उनको नौकरी दे दी गई। जो वहां अधिकारी थे उनके काम छीनकर उनको सौंप दिए गए और पूरा ऑब्जर्व करने के लिए अपने विश्वास पात्र लोगों को बिठा दिया गया। आप जानते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का शिक्षा स्तर बहुत खराब है, तो क्या आपके पास वहां के लिए वॉलंटियर्स नहीं है कि वहां पर भी आप अपने वॉलंटियर्स तैनात कर दे ताकि स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके? सर, पहले जो अभी 20,000 टीचरों की हमने बात की है उन पे बात करेंगे, उसके बाद हम नौकरी देंगे। जो एबल होगा, क्रैक करेगा, उसको हम नौकरी देंगे, चाहे वो हमारा वॉलंटियर है या आम आदमी। चलिए लौटूंगा अनिल, मैं लौटूंगा आपके पास। हरविंदर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉलर हैं पंजाब से। हरविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछ रहा था जी, हमारे वो क्या बोल रहे थे कि मतलब के जो भी बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, उनको कोई पूछता है कि कौन से स्कूल में उन्हें मतलब भर्ती होना है, कहाँ उनको पढ़ना है, कोई पूछता है किसान के बच्चों से? किसान के बच्चों से? हाँ जी सर। रामविलास पाल जी, चूंकि ये पूरे देश का मामला है, देश की ये समस्या है, जो कुछ ऐसे गरीब हैं, किसान हैं, उनके बच्चों के बारे में कोई नहीं पूछता। शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है पिछली सरकार में, लेकिन ये सरकार भी उसको दबाए बैठी है, कोई अमली जामा पहनाने का काम नहीं कर रही है। देखो, हमारी सरकार में तो आप देखते हैं, सब जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं कि 80% तो काम मेरा समाज का ही है। कोई चाहे धार्मिक काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, या कोई भी ऐसे हो। राजनीतिक तो हम बहुत कम करते हैं, कि 20% के करीब में तो राजनीतिक करते ही हैं। सर, मैं आपकी बातें कर रहा हूं, मैं सरकार का सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन तमाम मासूमों की ओर भी वो देखे मुड़कर, जो गांव में एक गरीब घरों में वो रह रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? वो सरकार की तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल होती है, लेकिन क्या कि सरकार का अगर किसान के बच्चों को अगर आगे बढ़ाती है तो शायद कि देश के भविष्य में बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो किसान के बच्चे ही जो नीचे जाते हैं, जो सारे किसान के बच्चों के साथ में ही होता है। कभी भी आप ये चीज को देखते होंगे कि जो पैसे वाले या पूंजीपति हैं, उनके बच्चे पीछे को नहीं जाते हैं मुड़ करके देखते, क्योंकि किसान के बच्चे जितने और भी नीचे जाते जा रहे हैं। तो लेकिन रामविलास पाल साहब, आप तो चूंकि शिवसेना से बैठे हुए हैं, और शिवसेना तो एक ऐसा दल माना जाता है कि वो अपनी सरकार की भी खिलाफत कर देता है, सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर देता। तो आखिरकार यहाँ पर चुप क्यों हैं आप लोग? नहीं, यहाँ पर भी हम लोग चुप नहीं है, काम फिलहाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही काम में लगे हुए हैं। और हर जगह जगह किसानों के बीच में, स्कूलों के बीच में हम जाते आते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि, लेकिन फिलहाल क्यों हमारा जो काम है शिक्षा में काम, मैं आपसे बात आगे आपकी ही बातों कहना चाहूंगा कि अभी नई शिक्षा नीति बनी है, स्मृति ईरानी जी के देखरेख में पूरी चीजें चल रही हैं। तो इसमें सभी जो है राज्य सचिवों से शिक्षा सचिवों को बुलाया गया, हमारे स्कूल के जितने हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे थे, और बहुत बड़ा एक प्रकल्प तैयार किया जा रहा है, राइट फ्रॉम बेसिक एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है। इतने बड़े स्तर पे इस फ्रेमवर्क को समझना, एनालाइज करना पहले कभी नहीं हुआ। और हमें वाकई इस चीज़ को भी डिजिटल इंडिया से भी जोड़ा गया है इस चीज़ को लेकर के, और ये उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि आप बेसिक एग्जाम्पल, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कैसे शिक्षा महंगी हो गई। एक एग्जाम्पल लें आप, जो सामान्य तौर पे ये होता है कि 15 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का। अगर आज एक 15 जो बच्चे हैं उनसे 25,000 रुपये सालाना लिए गए, तो 3,75,000 रुपये आपके पास आते हैं एक साल में आय के तौर पे। 15 बच्चों के लिए आधे कम से कम फ्लैट की जगह चाहिए होगी बैठने के लिए उनके। जो दिल्ली में जो रेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी की कीमत है, उसको आप देखिए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास 3,75,000 रुपए आ रहे हैं, 3.5 लाख के आसपास, तो क्या वो सरवाइव कर सकता है टीचर के साथ? लेकिन कनिष्क उनको सस्ती दरों पर जमीनें दी गई हैं, और जब उनको जमीनें दी गई थी उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि ये हम स्कूल चलाने का जो काम कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि नो प्रॉफिटेबल ये हमारा काम होगा, एक तरह से समाज सेवा ये होगी। और उसी आधार पर उनको काफी महंगी जमीनें बहुत कम दरों पर अलॉट की गई थी सरकार के द्वारा। तो अपने साथ यहाँ पे दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि मौजूद ही हैं, इन्होंने कहा था चुनाव के पहले कि आने के बाद ये ऑडिट कराएंगे स्कूल्स की, और उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस रही। वो बात तो फिर दब गई, कहाँ हुआ? कल प्रीतमपुरा का शायद आपको पता हो, EWS के 60 एडमिशन जो सर उन्होंने किए हुए थे, हमने वो कैंसिल कराए हैं, और अब उन 60 एडमिशन उन बच्चों के होंगे जिनको सही में वहां जरूरत है। आप ये काम कर सकते हैं क्या?
नहीं करोगे आप कभी भी। देखिए हमने जो बोला है हम करेंगे, उसको करने लग रहे हैं। सर एक बात कहना चाहूंगी, ऐसा है कि हम लोगों का मुद्दा ये था कि स्कूलों की एडमिशन फीस कैसे कम की जाए। एडमिशन फीस अगर हम प्राइवेट स्कूलों की कम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकारी स्कूलों की जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ाई जाए। जब उसकी फैसिलिटीज सही होंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षक को ज्यादा बढ़ाया जाए। 3-3 सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाती है गवर्नमेंट स्कूलों में। क्या रीजन है कि वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, या उनको पढ़ाने के लिए फैसिलिटीज नहीं है। 3-3 सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाती है तो वो किस मन से पढ़ाएगी? और 100 बच्चे, 50-50 बच्चे, 70-70 बच्चे जब एक क्लास में हैं, तो टीचर कैसे हैंडल करेगी? मनीष बहुत कम शब्दों में। अनिल जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी सरकार जब दिल्ली में बनी तो भ्रष्टाचार के आपके खिलाफ आपने बड़ा जोर शोर से करा, पूरी दिल्ली ने आपको सपोर्ट करा, 67 सीट्स आपकी आ गई, ठीक है। आपकी नाक के नीचे EWS का भ्रष्टाचार चलता रहा, वो आप पकड़ में आया तो 60 आपने एडमिशन करा दिए। आपसे गुजारिश ये है कि दिल्ली में कई हजार स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, और हर एक स्कूल इससे अछूता नहीं है। EWS में हर जगह आपको फर्जीवाड़ा मिलेगा, भ्रष्टाचार मिलेगा। कृपया करके वहाँ की जांच होनी चाहिए और केजरीवाल जी से भी और आपसे भी गुजारिश है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करें तो एक गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेगा। यहाँ पे भी अब देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अध्यापक हूँ और इन चीजों को हम देखते हैं, पर हम किसी से क्या कहें, कोई हमारी सुनेगा? चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब सर, आपको एक तो आप अध्यापक हैं, आप अगर देखते हैं तो आपको बताना चाहिए। और कम से कम पहली बार एक ऐसी सरकार है कि अगर कहीं से पता चलेगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे, लिया है और आगे भी लेंगे। हम अपना तो काम करेंगे, पर आप भी एक जिम्मेदार नागरिक। सर एक मिनट सर, 1000 स्कूल दिल्ली के अंदर प्राइवेट चल रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी आप ही निभाएं। अगर आपको पता है ऐसा हो रहा है और आप नहीं किसी को बता रहे तो आप भी सर कहीं ना कहीं उसमें सहभागी नहीं हो रहा है। कितने हमारे पास आंकड़े हैं? एक सवाल में अनिल कौशिक साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधीन वो स्कूल सभी आते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि उनका एक फीस का जो क्राइटेरिया है वो एक बाउंड कर देना चाहिए कि इससे अधिक कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं वसूलेगा? सर हमने नर्सरी के लिए कर दिया है, बाकी क्लासों के लिए। नर्सरी की नहीं है, बात 12वीं क्लास तक की है। सर आप ना देखो सर, एक सेकंड प्लीज सुनिए। नर्सरी के लिए क्या जिसको खराब होने में 67 साल लग गए, आप कैसे उम्मीद करते हो कि 67 दिन में वो सही हो जाए? हमने जो शुरुआत की है उसकी कम से कम आप सराहना कीजिए कि कम से कम शुरुआत तो की। आज से पहले तो किसी ने किया ही नहीं है ना। किसी ने किया है तो बताइए। शुरुआत तो मैं देखता हूं, घर से निकलता हूं, दफ्तर तक आता हूं तो आपके बैनर पोस्टरों से पटी हुई दिल्ली मुझे नजर आती है। 526 करोड़ रुपए का बजट जो विज्ञापनों के लिए लगा है वो मुझे नजर आता है, लेकिन शिक्षा की तरफ कोई कदम बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। सर अगर अभी भी आपको शिक्षा की तरफ हमारी तरफ से कदम बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, मैंने आपको बजट बता दिया, मैंने स्कूल में जो हमारे निरीक्षण हो रहे हैं, जो सस्पेंड हम कर रहे हैं, जो EWS के कोटे में हमारे जो ये हमने लड़के बाहर निकाले, ये भी अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो सर फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूं? आपसे 20 सेकंड में जानना चाहूंगा कि आपको लगता नहीं है कि स्कूलों का मापदंड ये तय कर देना चाहिए फीस का कि इससे अधिक फीस वो नहीं लेंगे, और ये भी एक डिजिटल भारत मिशन का हिस्सा बनाना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। हम डेटा एनालाइज करके देख सकते हैं कि गिवन ज्योग्राफिकल लोकेशन में, गिवन एरिया में क्या जो है जगह, एक कोई अगर रेंटेड एक हाउस है तो उसका एक आइडियल हम तय कर दें कि इसका इतना ही खर्च जाएगा। यानी हमें दोनों पक्ष से सोचना होगा कि एक इंस्टीट्यूशन जो खर्च कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट अपना जो सिक्योर कर रहा है, और जो बच्चे आ रहे हैं वो हो सकता है। क्या इसको भारत सरकार भी करेगी, इसके लिए पहल करेगी? बिल्कुल, ये एक अच्छा पहलू रखा है आपने। और आप देखिए सर, चलिए वक्त की बहुत कमी है, ऐसा होता है या नहीं होता ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जरूर ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो एक आम आदमी जो इस गरीबी में बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहता है, उसकी चिंताएं जरूर दूर हो सकती है। आप सभी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कौशिक साहब, रामविलास पाल साहब और ममता तपड़िया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान हमारे इस चर्चा में शामिल हुए। तो दर्शकों, हर कोई अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उसके लिए वो खूब मेहनत मशक्कत भी करता है ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखें तो महंगी शिक्षा प्रणाली पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी समस्या है, अगर वक्त रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश का भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों का क्या होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। किसान की खुशियां उसके खेत खलिहान से होती हैं और इसके लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई का उत्तम प्रबंध। उत्तम सिंचाई के अभाव में न होता है खुशहाल किसान और न ही मिलती है उसे खुशियां। फिर क्यों पाले ये रोज रोज का झंझट? क्यों न लगाए एक ऐसा पाइप जिसकी विश्वसनीयता पर करे देश भरोसा।